हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल जीएसआर के लवानिया। जैसा कि आपको पता है, हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर का जो वीडियो था वो दो पार्ट में हमने कर दिया है। सेकंड पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आर के लवानिया स्वागत करते हैं आपके इस अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने हम लाते रहेंगे। आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर भी आपको कोई समस्या है तो हमें बता सकते हैं आप। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल आएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम इसमें पढ़ेंगे। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा मैं बता देता हूं। एक वर्ड होता है जिस वर्ड का नाम होता है अणुसंख्य गुणधर्म। इस अणुसंख्य गुणधर्म की हम बात करेंगे आपसे। तो अणुसंख्य गुणधर्म चार हैं आपके पास। जो पहला अणुसंख्य गुणधर्म है वो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है। सेकंड जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो आपके पास है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। और तीसरा जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो है आपके पास हिमांक में अवनमन। अवनमन यानी कमी। और चौथा अणुसंख्य गुणधर्म है वो है अपने पास कौन सा दाब है, बोलो? परासरण दाब। ये चार हैं। इसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे और वो भी हम पढ़ेंगे कौन से? असामान्य मोलर द्रव्यमान। और ये पार्ट हमारा लगभग लगभग आपको यहां से 2 से 3 नंबर का मैटर यहीं से मिलेगा, इसी क्लास से। और ये मैक्सिमम आपकी 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी। 15 से 20 मिनट की ये क्लास होने वाली है। आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जहां कहीं भी आपको लगे प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में और आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। पहला है कि आपके पास क्या है, मैं आपको बता दूं अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म ध्यान रख लेना। पहली बात तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हीं को हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ये विलयन की रासायनिक प्रकृति से कोई संबंध नहीं रखते। पहला है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP पढ़ेंगे हम। बड़ा सरल है सर। राउल्ट का नियम क्या कहता है, ये पता है कौन कौन से विलयन के लिए पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ रहे हैं हम किसके लिए? ठोस और द्रव के लिए। भैया ठोस की तो वाष्प बनती नहीं है, तो इसका वाष्प दाब तो कितना हो जाएगा? 0। और वाष्प किसकी बनेगी? द्रव की। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? P टोटल बराबर 0 प्लस PV। इसकी वाष्प बनी नहीं और इसकी वाष्प बनती है, तो P टोटल बराबर क्या होगा? P नॉट V XV। सर जी एक्स भी तो आपने बता रखा है कि पी नॉट बी में 1 माइनस क्या कर देना भाई? एक्स ए कर देना। और पी टोटल आ जाएगा और पी नॉट वी माइनस पी नॉट वी एक्स ए आएगा। माइनस वाली चीज को इधर ले आओ, प्लस में हो जाएगी। हमारे तो कोई पेट में दर्द नहीं है, आपके में हो तो बता दो। क्या निकाल लेंगे यहां से? एक्स से हम निकालेंगे और एक्स से जैसे निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा और क्या बन जाएगा? पी नॉट वी। अब आपसे क्या पूछा, क्या वाष्प दाब में कमी? अब इसको प्रैक्टिकल समझो आप कि भाई मेरे पास कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में द्रव भरा हुआ था। भरा हुआ था द्रव, भर लिया हमने द्रव। इसमें यदि मैंने कोई ठोस पदार्थ मिला दिया तो ठोस पदार्थ मिलाने से इसके वाष्प दाब में क्या आ गई? कमी। वाष्प दाब में कितनी कमी आई वो डिपेंड करेगा आपने ठोस कितना मिलाया। इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यानी आपके पास डेल्टा P डिवाइडेड बाई P नॉट V बराबर क्या होगा? बताइए मुझे। XA। यानी वलयक का वाष्प दाब में अवनमन। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे एक और चीज यहां पे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, विलयन का कम होता है। बना रखा है मैंने, क्या मान रखा है? P नॉट V माइनस PS। मेरे स्टूडेंट ध्यान दें आप, ये लिखाता हूं मैं आपको। और ये क्या कह रहा है? जिसका मोल अंश के क्या होता है? बराबर। सर जी कुछ भी नहीं है, वाष्प दाब का मीनिंग तो बता दो।
अरे भैया वाष्प दाब अवनमन से विलेय का अणुभार ज्ञात करते हैं। एक्स से बता तो दियो मैंने। एक्स से कैसे लिखूं गुरुजी? एन ए अपॉन का कर दे लाला, एन वी कर दे, है ना। पी नॉट वी माइनस को पी एस डिवाइडेड बाई का करो पी नॉट वी। तो लाला हम तनु विलयन पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पता है तनु विलयनों के लिए, आपको पता है ना तनु विलयनों के लिए क्या होता है। आप Na को क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। तो बेटा पी नॉट वी माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट वी बराबर क्या होगा? Na अपॉन क्या होगा? Nv होगा। और Na की वैल्यू आप जानते हो WA/Ma, और Nv की वैल्यू भी आप जानते हो WV/Mv। वैल्यू रखेंगे पी नॉट बी माइनस पी एस करेंगे, पी नॉट बी आएगा विलेय की ग्राम में मात्रा विलेय का अणुभार, विलायक की ग्राम में मात्रा विलायक का अणुभार। यहां से हम निकालेंगे विलेय का अणुभार। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलेय की ग्राम में मात्रा विलेय का अणुभार, विलायक की ग्राम में मात्रा विलायक का अणुभार। बोलो समझ में आई के नाई लाला जी? फॉर्मूला या याद कर ले काम को, फॉर्मूला है या तो एक्स ए, और एक्स से तो तुम्हें रटनो ही ना है। एक्स से बराबर का रहे एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन वी। अब एन ए और मैंने पढ़ा दिया, पहला क्लियर है। दूसरे पे आ जाओ। सर जी दूसरों का कह रहे हैं, कुछ ना कह रहो। विलायक के क्वथनांक बढ़ा देंगे हम, का मिला के कैसे बढ़ाएंगे? बढ़ा में ना हम क्वथनांक है, तो द्रव का ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। क्वथनांक क्या है? कि वह ताप जिस पर, वह द्रव के लिए वह ताप जिस पर वो उबलता है। लेकिन आजकल जल का वाष्प दाब 373, और वो कितने वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है? 1 वायुमंडलीय दाब। यही इसका क्वथनांक है। आपने यदि किसी कंटेनर में, आपके पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने क्या मिला दिया? इस कंटेनर में आपने कुछ मिला दिया, मान लेते हैं क्या मिलाया, कुछ भर दिया है इसमें, भर दिया, और आपने इसमें ठोस और ऐड कर दिया। तो पहले ये विलायक था, ध्यान से सुनेंगे, और आपने इसमें विलेय मिला दिया, विलेय मिलाया ठोस, तो इसके क्वथनांक में क्या हो गई? वृद्धि। क्वथनांक में पहले शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना था? टीवी नॉट। जब विलयन का नापा गया तो क्या हुआ? टीवी। तो हमें देखा गया कि टीवी ज्यादा है, तो दोनों का अंतर हमने निकाल लिया, डेल्टा टीवी, टीवी माइनस का टीवी नॉट। आपको पता है कि ये चीज होती है आपके पास शुद्ध। अभी चलो इसको भी हम तरीके से करते हैं, ठीक है ना? सामने आ जाओ भैया, लाइक और कमेंट कर लो भाई। चलो ये लाइन मान लेते हैं, ये एक वायुमंडलीय दाब की लाइन है। ये लाइन आपकी कौन सी है? ये आपकी शुद्ध विलायक की लाइन है। इसी के नीचे हम लाइन मान लेते हैं ये वाली, ध्यान से समझना। अब अगर मैं इसका भी कलर चेंज कर दूं, एक लाइन तो ये जा रही, एक लाइन, एक लाइन ये जा रही, देखो क्या गजब का डायग्राम बनेगा। अब आ जाओ मेरे काम पे भाई साहब। ये है कि प्रेशर यहां कितना है? एक वायुमंडलीय दाब। हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन, कुछ नहीं है। ये है किसका? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का, विलायक है भाई ये, विलायक है। और विलायक का वाष्प दाब में क्या मान रहा हूं? पी नॉट वी। और विलायक का क्वथनांक क्या मान रहे हैं हम? टीवी नॉट। अब जब आप इस विलायक में विलेय को ऐड करोगे,
तो विलेय को ऐड करने पर इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, यानी ये विलयन का वाष्प दाब है सॉल्यूशन। अब विलयन का वाष्प दाब है, ये अगर सॉल्यूशन में है तो क्या होगा देखना एक बार, एक सेकंड रुके। अब देखो, जब इसमें हमने ऐड किया तो वाष्प दाब कम हो गया। पहले मुझे यहां से यहां तक गर्म करना पड़ रहा था, यहां से यहां तक गर्म करने के लिए जो टेम्परेचर दे रहा था मैं वो टीवी नॉट था। जब मैंने विलेय को ऐड कर दिया तो वाष्प दाब का पॉइंट यहां आ गया। अब मुझे इतना गर्म करना पड़ रहा है, और इतना गर्म करना पड़ रहा है तो इस चीज को क्या बोलते हैं, टीवी। कौन सी लाइन ज्यादा है, टीवी इज ग्रेटर देन है टीवी नॉट के। ये वाष्प दाब है, ये ताप है, ये पहली लाइन है एक वायुमंडलीय दाब की। यहाँ शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ये रहा। धीरे धीरे आप अब अगर ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 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 बढ़ाया, यहाँ नोट किया, मैंने नोट कर लिया टेम्परेचर को, टीवी नॉट। वाष्प दाब में अगर आपने विलयन मिला दिया, विलेय मिला दिया तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। अब ये लाइन आपकी यहाँ है, अब आया टीवी, तो अंतर समझ लो, डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी नॉट। सीधी सी बात है, ज्यादा कुछ रामलीला आपको पढ़नी नहीं है। आप लिखेंगे टीवी समानुपाती स्मॉल एम के, तो टीवी बराबर केवी इंटू स्मॉल एम, तो डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू स्मॉल एम डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए इंटू डब्ल्यू वी गुणा 1000। हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं बता रखा है इन्होंने, यही बता रखा है। ठीक है ना। और आपके पास केवी क्या है, आप ध्यान से देखो तो आपको पता चले डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, केवी इंटू स्मॉल एम, तो केवी बराबर क्या होगा, डेल्टा टीवी डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। डेल्टा टीवी केल्विन है और ये क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम ऊपर गया, तो क्या इसकी यूनिट आ गई, के जी मोल इनवर्स। यहां से हम विलेय का क्या निकाल लेंगे, अणु भार, और इसकी वैल्यू आपको पता है डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी नॉट। ये आपके पास हो गया। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो द्रव के लिए वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब कौन सी अवस्था के बराबर हो जाए, ठोस अवस्था के। तो राउल्ट के नियम से जानते हैं कि जब एक अवाष्पशील ठोस को विलायक द्रव में घोला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, और वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर या कुछ कम ताप करना पड़ता है। इसे हिमांक में क्या बोलते हैं, अवनमन। ये लाइन है, पहले में इसको कम किया, यहाँ नोट किया, वाष्प दाब कम हो गया तो यहाँ नोट कर लिया। अब की बार क्या होगा, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा पता है आपको, टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस का क्या होगा, बोलो टी एफ होगा, बस बात खत्म हो गई। तो वही सीधा डेल्टा टी एफ, मात्रक बोलो के जी मोल इनवर्स, वैल्यू रख देंगे मोललता की वैल्यू रख देंगे डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए इंटू डब्ल्यू वी गुणा 1000। एम ए निकाल लेंगे। ऑस्मोटिक, एक क्वेश्चन आएगा भाई, देखो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना डिफ्यूजन कहलाता है। अगर विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से किधर की ओर जाएं, विलयन की ओर, स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण। ये जा रहा है, किसकी बनी होती है बताओ, कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। परासरण के कुछ नियम हैं, परासरण ताप के समानुपाती होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है, पाई बराबर क्या होता है बताओ, एमआरटी होता है। एम मोलरता होती है N2/V, पाई बराबर इसको लिख सकते हैं आपके पास क्या, MRT। ठीक है, और मोल बटे लीटर RT। आपको पता है पाई V बराबर क्या होता है, NRT। तो यहां से पाई बराबर आपको आदर्श गैस समीकरण के तुल्य पीवी बराबर एनआरटी, तो पाई वी बराबर एनआरटी, तो पाई और पी क्या होते हैं यहाँ पे, बराबर होते हैं। समपरासारी, समपरासारी, अति परासारी, अल्प परासारी, दो तनु विलयनों का परासरण दाब समान होता है। समपरासारी
जिसकी उच्च विलेय सांद्रता वाला विलयन अति और कम विलेय सांद्रता वाला अल्प। अति परासारी और अल्प परासारी विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक किया जाता है, तो परासरण अल्प परासारी विलयन से अति परासारी विलयन में होता। मानव में ध्यान रखना कितना होता है रक्त प्लाज्मा का 0.9% जलीय विलयन होता है। इसलिए शरीर में चढ़ाई जाने वाली औषधि को चढ़ाने से पहले खारे जल में NaCl का कितना 0.9 विलयन में घोल लिया जाता है, फटने से बचाएगी। ज्यादा नमक खाते हैं सूज जाते हैं, एडिमा हो जाता है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा है ना। पौधों में देखो कोशिका रस नामक तरल होता है। परासरण दाब सामान्यतः उच्च अति परासारी होता है, मिट्टी वाले जल का परासरण दाब कम होता है। ये भी आप देख लो, कच्चे आम में रखा जाता है, फूलों को मुरझाने के लिए जल में रखा जाता है, ठीक है ना। गाजर एवं सब्जियों के पश्चात जल वायुमंडल में त्याग कर नरम हो जाती है, इनको जल में रखने पर परासरण दब के कारण पुनः सही हो जाती है। कच्चे मांस में थोड़ा सा नमक रखते होते हैं, बैक्टीरिया अपना जल त्याग कर नष्ट हो जाते हैं। प्रतिलोम परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस RO, ये जस्ट उसका उल्टा है। RO का जो हम पानी पीते हैं वो यही प्रक्रिया है। तो क्या है विलयन पर परासरण दाब से जब उच्च दाब डालकर परासरण की दिशा विपरीत की जाती है तो इसे कौन सा परासरण बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। एक क्वेश्चन बचा है आपका, असामान्य मोलर द्रव्यमान आयनिक पदार्थ जल में घुलने पर धनायन और रेडायनों में वियोजित होते हैं तथा कुछ विलेय पदार्थ के अणु आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अणुओं की संख्या ज्यादा और कम हो जाती है। ऐसा होने के कारण अणुशं के गुणधर्मों का प्रायोगिक मान उनके वास्तविक मान से क्या प्राप्त हो जाते हैं, अलग। तो दो चीजें, संगुणन से पश्चात अणुओं की संख्या और संगुणन से पहले अणुओं की संख्या। आ जाओ, NaCl का आयनन 100% Na प्लस बात तो I की वैल्यू 2, Mg+2 में 2, KCl में 2, K2SO4 में 3, ये सिंपल मैंने बता रखा है। Al2SO4 में कितने, 3 और 2, 2 और 3 5। यदि विलेय के अणुओं का पूर्ण आयनन होता हो, जैसे NaCl तोड़ा, तो आप फॉर्मूला ही याद रखें। क्या फॉर्मूला आएगा, I बराबर क्या होगा, α+1। यदि जांचें, यदि अल्फा बराबर 1 हो तो पूर्ण वियोजन होता है, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाए। Mg+ के लिए भी निकाल लेंगे आप, I की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो आप शुरुआत में 1 होता है, ये 0, 1 माइनस अल्फा, अल्फा और ये 2 अल्फा, सब जोड़ दियो 1 प्लस अल्फा। यदि जांचें, यदि अल्फा बराबर 1 हो तो तब वैल्यू उतनी ही आएगी। एसिटिक अम्ल का क्या होता है, संगुणन हो जाता है, तो उसके लिए वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, 1/2। संयोजन के लिए वैल्यू I की वैल्यू कम होती है 1 से, और यहाँ 1 से ज्यादा। यदि संगुणित होता है तो उस केस में आप ध्यान रखेंगे, आपके पास फॉर्मूला आएगा I बराबर 1 माइनस α/2, ये वैल्यू आ जाए। दो अणुओं का जुड़कर एक हो जाना द्वियन कहलाता है तथा बनने वाला अणु डाइमर कहलाता है। त्रियन भी होता है, चतुर्थयन भी होता है। प्रेक्षित अणुसंघ के गुणधर्म बटे कल्पित, यानी ऑब्जर्व बटे कैलकुलेटेड। जब वियोजन होता है तो सीधा फॉर्मूला याद रखें, अल्फा बराबर I-1 n-1। जब संगुणन हो जाता है फॉर्मूला याद रखें, अल्फा बराबर I-1 1/n-1। क्लियर, खत्म खेल। इससे पहले वाला ये फॉर्मूला याद रखें और इसके बाद ये फॉर्मूला याद रखें। असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, उल्टा होता है, सामान्य बटे असामान्य। आज के लिए इस वीडियो में काफी है, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा उसका वन शॉट वीडियो आपके सामने रहेगा। प्लीज वीडियो को देखें, लाइक कमेंट और शेयर करें और हमें बताइए सर आपको कहाँ प्रॉब्लम है। आपके आपके लिए आपके कमेंट को पढ़ के उसकी संभव सहायता हमारी तरफ से की जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।